गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग समझेंगे कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, अभी बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस इफ़ेक्टेड है, बहुत ही ये पेंडेमिक डिजीज़ है, महामारी जिसको हम लोग कहते हैं। डिजीज़ कई तरह के होते हैं और ये जो है एक पेंडेमिक डिजीज़ है, ये एक महामारी डिजीज़ है। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे पर्सन्स, खास करके इंडिया के, इसके कारण उस लोगों की मौत हो रही है। तो आइए हम लोग जानते हैं, आज हम लोग कुछ समझेंगे कि सबसे पहले कोरोना वायरस होता क्या है, ये कैसे हम लोग के बॉडी पर अटैक करता होगा, ये बॉडी के अंदर कैसे इन करता होगा, आखिर वो क्या चीज़ करता होगा ये शरीर के अंदर जिससे हम लोग की मौत हो जाती है। ठीक है, देखिए कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हो, कोई भी पैथोजन हो, कोई भी रोगजनक हो, ठीक है, जब ये हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है तो हम लोग के बॉडी में भी इसको मारने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और वो उससे लड़ता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो सरवाइव तो कर जाते हैं, उस वायरस को मार देते हैं, उससे जीत लेते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति की इससे मौत हो जाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस कोरोना वायरस है क्या, आखिर इतना ख़तरनाक क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करते हैं इसका। ये पहला वीडियो होगा। आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन समझेंगे, सारा चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे कि कोरोना वायरस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट 2 बनेगा वीडियो जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है हम लोग के बॉडी में, हम लोग के सेल में, कैसे इसका जीवन चक्र पूरा होता होगा। और फिर ये भी हम बताएंगे कि इसके जांच जो होते हैं RT-PCR, ठीक है, ये एंटीजन बेस्ड टेस्ट होता है और एक एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट जो होते हैं उनका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है आपको, बट RT-PCR जो टेस्ट होता है वो एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है और वहाँ पर अगर रिपोर्ट आपका पॉजिटिव है तो आप समझ लीजिए आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, आपको कोरोना वायरस है। ठीक है, RT-PCR टेस्ट करने में थोड़ी सी महंगी होती है इसलिए, और थोड़ा प्रोसेस उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसका रिपोर्ट आने में थोड़ी सी वक्त लगती है उसमें, लेकिन वो 100% सही रिपोर्ट होती है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे जांच हैं, देखिए 2-2.5%, 3% ये चांसेस होते हैं कि रिपोर्ट गलत हो सकता है। तो आखिर क्यों हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके ये वीडियो बनाएंगे कोरोना वायरस पर और हर एक चीज़ आपको हम जानकारी देंगे। हम ये भी आपको बताएंगे क्या ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। वैक्सीन जो है वो हम लोग को बचाता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति इससे डरते हैं। तो ये सारा चीज़ हम बताएंगे, वैक्सीन कैसे काम करता है, किसका बना होता है, कितने तरीके के वैक्सीन्स हैं। तो अभी हम लोग आते हैं इसके सबसे पहले इसका जो जनरल स्टडी है, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पर हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग का है अभी कोरोना वायरस, हम लोग जो है कोरोना वायरस, इसका नाम ही हम रख दिए है कोरोना क्लासेस पार्ट 1, यानी कि सब कोरोना के बेस्ड पर ये क्लास है। कोरोना के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये होता क्या है। देखिए कोरोना वायरस एक्चुअली क्या होता है, ये है एक्चुअली SARS-CoV-2, ठीक है, जिसको अभी हम लोग कहते हैं कोविड-19। ठीक है, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोविड-19 है एक्चुअली क्या। तो यही है वो SARS-CoV-2 जो है, सार्स जो कोविड है, SARS-CoV, ठीक है, यही है एक्चुअली कोरोना वायरस, जो 19 में चीन में ये एक अलग वेरिएंट के रूप में पाया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टियस होता है और मनुष्य की इसमें बहुत ज़्यादा जान चली जाती है। ठीक है, देखिए वास्तव में ये है SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस या कोविड-19 भी बोल सकते हैं आप। सार्स है क्या ये, S फॉर सीवर, A फॉर एक्यूट, R से रेस्पिरेटरी, S से सिंड्रोम, CO से कोरोना, V से वायरस और ये 2। ठीक है, इसका टाइप, स्ट्रेन जिसको हम लोग कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस या कोविड-19 करता क्या है, ये हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो लंग्स है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ ये इफेक्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ पर ये हम लोग के सेल को डैमेज कर सकता है, किस किस ऑर्गेन को ये बर्बाद कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे।
तो देखिए ये एक कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ध्वस्त कर देता होगा। हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम लोग का जो श्वसन तंत्र है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, ये एक सिस्टम जो बना हुआ है इसको पूरी तरीके से ये बर्बाद कर देगा। और जब कंप्लीट रूप से हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिर हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर हम लोग की मौत हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग का जो आरबीसी होता है, हम लोग का जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग सांस तो लेते हैं, हवा लेते हैं, हवा में नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ये सब जब फेफड़े में जाता है, फेफड़े से केवल और केवल ऑक्सीजन हम लोग के ब्लड में मिलता है। और ये ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी के प्रत्येक कोशिका में, यानी कि इसको हम लोग आमतौर पर बोलें सबको समझने के लिए, तो शरीर के प्रत्येक अंग में ये चली जाती है और वहाँ इसका काम होता है। जैसे हम लोग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ये भाग लेती है, ठीक है, फिर हम लोग में एटीपी ऊर्जा वगैरह का निर्माण होगा। अभी हम एकदम सिंपल वे में बात करेंगे ताकि हर एक आदमी इसको समझ पाए, ठीक है। अभी हम बहुत ज़्यादा इसको बायोलॉजिकल बात तो करेंगे ही, लेकिन बायोलॉजिकल जो टर्म है वो थोड़ा सा भारी होता है, तो हर एक व्यक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा जो यहाँ भाषा इस्तेमाल करने वाले हैं वो एकदम सिंपल भाषा इस्तेमाल करने वाले हैं, एक तरह से गांव देहात की जो भाषाएं होती है, ठीक है, ताकि हर एक व्यक्ति इसको अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है। चलिए, ये है हम लोग का दुश्मन, यही है जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और ख़ास करके हम लोग के भारत में मचा हुआ है। चलिए आइए इससे कुछ बात करते हैं, इस कोरोना वायरस से। ये कोरोना वायरस होता क्या है? क्या भैया कोरोना वायरस कुछ बताइए, कैसे हम लोग को आप मारते हैं? चलिए देखते हैं ये क्या जवाब देता है भाई। ये जो कोरोना वायरस है इसकी रचना ये है, ठीक है, और इसी रचना से ये हम लोग को मार देती है। देखिए ये कोरोना वायरस का ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग को मारने के लिए, ये सारे स्ट्रक्चर जो है हम लोग को मारने के लिए नहीं है, ठीक है। इनसे जब सवाल किया जाए इस कोरोना वायरस से, तो कोरोना वायरस तो ये कहता है सबसे पहले कि देखो भाई, हम तो बने जो हैं बड़ा साधारण रूप से हम बने हैं, मेरे में बहुत ज़्यादा कुछ जटिलताएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जब इससे पूछिएगा कि भैया आप किसी शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर घुसते कैसे, कहाँ से चले जाते हैं आप शरीर के अंदर, तो ये कहता है कि देखिए शरीर के अंदर हम जो जाते हैं, वहाँ एक कोशिका के अंदर जो हम जाते हैं, ये इसकी मदद से जाते हैं, इस स्पाइक की मदद से हम जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का। सबसे पहले ये सब बाहरी भाग है, ये इसका आउटर बाउंड्री है, यानी कि एक तरह से कहिए तो ये एक इसका ऊपर का सुरक्षित परत है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हम लोग के कोशिका के अंदर ये प्रवेश कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये चारों ओर से देखिए इस तरीके से घिरा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ भाग है, ये जो लगता है कि सलाइरेंच है, सलाइरेंच समझते हो, मशीन खोलने वाला होता है। अच्छा नट को जो है ना, बढ़िया जो नट जो टेढ़ा मेढ़ा करता है ना, उसको सुधार देता है ये। तो वही बात है ये इसका स्पाइक का, ठीक है। ये कोशिका के अंदर घुसने में ये माहिर है, ठीक है। कोशिका तो अक्सर किसी भी हानिकारक वस्तु को प्रवेश करने नहीं देती है, लेकिन ये देखते हैं ये जो सलाइरेंच है, इसी के कारण ये हम लोग के कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अगर ये जो रचना निकला हुआ है, इसका एक्चुअली बायोलॉजिकल नेम है स्पाइक, ठीक है, स्पाइक है। और जो किसका बना हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। यही सबसे बड़ा काल है जो हम लोग के कोशिका के अंदर प्रवेश कराता है। ये मारता नहीं, ये हम लोग को मार नहीं सकता है ये, लेकिन ये हम लोग के शरीर के कोशिका के अंदर प्रवेश कराने के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये जब प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार है, ये प्रवेश करा देता है हम लोग के कोशिका में। तब मारता कौन है? मारने वाला तो यहाँ है, ये जो आप धागा देख रहे हैं, ये एक धागा, ठीक है, ये जो धागा के तरह रचना है, सारा गुण इसी में है, सारा गुण इसी में, इसी से ये मारता है।
कोरोना वायरस जो है, जो हम लोग की जो मौत होती है या हम लोग के कोशिका को जो बर्बाद करती है, हम लोग के सेल को जो डैमेज करती है, जो इन्फेक्ट करती है, संक्रमित करती है, ध्वस्त कर देती है, हम लोग की जो कोशिका जो नॉर्मल जो सामान्य रूप से काम करना चाहिए वो काम हम लोग की कोशिका नहीं कर पाती है, उनको बर्बाद करने के लिए यही जो है ना, ये अंटी का जो धागा है ना, ये धागा, ठीक है, ये रस्सी, यही रस्सी सबसे बड़ा, यही क्रूरता है, यही बहुत बड़ा क्रूर, ठीक है, यही क्रूर हम लोग को मारने का काम करता है। बायोलॉजिकल भाषा में इसका नाम होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग वायरल जीनोम भी कहते हैं। ये एक तरह का वायरल जीनोम है जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर का हम समझ लेते हैं, तो ये सबसे एक और यहाँ ये जो है ये सब मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है और ये बना किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है। स्पाइक देखते हैं, ये एक सलाई रेंच की तरह एकदम बढ़िया नट को ये ख़त्म कर देगा, हम लोग के कोशिका के दीवार को ख़त्म कर देगा। हम लोग के कोशिका के अंदर ये जब प्रवेश करने लगता है तो यही स्पाइक जो है उसके अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश कराता है। कहाँ पर करता है, कैसे करता है, ये सब बताएंगे हम आपको। अभी पहले स्ट्रक्चर हम लोग इसका समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका लिपिड लेयर इन्वेलप है, ठीक है, ये ऊपर का कवर है। तो यहाँ पर कितना मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन तो ये है इसका, ठीक है। फिर ये लिपिड का बना हुआ ये मेम्ब्रेन है। वास्तव में वायरस दो ही चीज़ का बना होता है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का, और न्यूक्लिक एसिड के रूप में यहाँ पर आरएनए होता है, ठीक है। लगभग जितने भी प्लांट वायरस है वहाँ आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ एनिमल वायरस हैं दुनिया में जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। ये भी एक एनिमल वायरस है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं ये एक इन्वेलप है, ठीक है। तो अब हम आइए ये जानते हैं कि ये जो इसके अंदर जो ये आरएनए है, ये जो आरएनए है इसके अंदर भी ये देखते हैं, ये गोल गोल जो है ये भी प्रोटीन का बना हुआ है जिसका नाम है न्यूक्लियोकैप्सिड। और किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, न्यूक्लियोकैप्सिड नाम है इसका, लेकिन बना हुआ किसका है, ये प्रोटीन का बना हुआ है ये, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोकैप्सिड जो होते हैं, ये जो धागा की तरह रचना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो धागा है जिससे हम लोग की जान चली जाती है, इसी में सारा गुण, सारा रहस्य इसी में छुपा हुआ है। सारा गुण जो है, सारा रहस्य जो है वो इसी में छुपा हुआ है। अगर इस धागे को ही हम लोग खत्म कर दें तो क्या होगा, तब हम लोग को ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर इस धागा को थोचा दें, चूर दें, हथौड़ी लेके एकदम ऐसे ख़त्म कर दें इसको, और इसको फिर शरीर के अंदर प्रवेश करा दीजिए, 1 कुंटल प्रवेश करा दीजिए, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सारा गुण इसी धागा के अंदर मौजूद है, सब चीज़ यही करता है, यही हम लोग को मारता है, ठीक है, जिसका नाम है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी बात करेंगे हम लोग एक्चुअली आखिर इस धागा में क्या रहस्य है, ऐसा क्या केमिकल है इसके पास, ऐसा किस चीज़ का ये बना हुआ है जो कि हम लोग के शरीर का जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े को ये एकदम ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, उसकी कोशिकाएं डेड कर जाती है और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण हम लोग की मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करता है, इस धागा को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इस धागा को सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी जो इन्वेलप नाम का इन्वेलप है जिसको ई से दर्शाते हैं, ये भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। मेम्ब्रेन है, एम से दर्शाते हैं, ये भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर्ड है, कुछ मात्रा में लिपिड होता है जो दोहरी परत का बना हुआ होता है, ये एक तरह का इन्वेलप होती है। ये सब जितना भी प्रोटीन है, ये वाला प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन, ये सब क्या करता है, वायरस का ढांचा बनाता है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, ये जो स्पाइक है जो कि ये भी प्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होता है ये स्पाइक। इसी के कारण, इसी से ये हम लोग के कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो अब ये हम लोग के कोशिका के अंदर जो प्रवेश करता होगा वो आखिर प्रवेश कैसे करता है, हम लोग के कोशिका के अंदर ये जो प्रवेश करता है वो आखिर ये प्रवेश करता कैसे है, ठीक है। ये भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है कि कोरोना वायरस इतना तरह का हो चुका है, काफ़ी इसका वेरिएंट पाया गया अब, ठीक है। कोरोना वायरस कई तरह के हो गए अब पहले जो कोरोना वायरस था उसमें कुछ बदलाव आया, उसमें कुछ चेंजेज आया, जिसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, यानी परिवर्तन। ये अपने रूप रंग को जो है ना चेंज करता है, चेंज कर कर करके अभी जो भारत में जो कोरोना वायरस का टाइप है, जो स्ट्रेन पाया जा रहा है, जो प्रकार पाया जा रहा है, वो कई तरह के, ठीक है। इसलिए ट्रीटमेंट करने में और जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इलाज करने में और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वायरस बदल रहा है, कि इसमें कौन सा वायरस है, उसका लक्षण भी बदल जाता है, पेशेंट का जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है, बाहर से आप लक्षण देख के नहीं बता सकिएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हम आपको बताएंगे कि आखिर ये वेरिएशन है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। लेकिन कोई भी प्रकार होगा काम इसी तरह करेगा जैसे कि ये काम करेगा, और वो भी इसी तरह का आपको दिखाई देगा, चाहे कोई भी प्रकार हो वायरस का, कोरोना वायरस का कोई भी प्रकार हो, कोई भी स्ट्रेन हो, कोई भी टाइप हो, वो इसी तरह का आपको दिखाई देगा। सिर्फ ये जो धागा है, ये जो इसका आरएनए है, इस आरएनए में चेंजेज होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के एक्चुअली बने होते हैं। एडेनिन होता है, यूरासिल होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। तो ये सब बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये आखिर हम लोग के कोशिका के अंदर ये प्रवेश जो करता होगा वो कैसे प्रवेश करता होगा, आखिर ये प्रवेश करने के लिए क्या क्या काम करता होगा, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ और हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये कोरोना वायरस जो होते हैं, ये कोरोना वायरस का जो अभी स्ट्रेन है, अभी जो टाइप है, वो कितने तरह का है हम लोग के यहाँ। आइए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, तब हम विस्तार से बात करेंगे कि यह हम लोग के बॉडी के अंदर, हम लोग के सेल के अंदर प्रवेश कैसे करता है और हम लोग के शरीर के किस किस अंग में ये प्रवेश कर सकता है, और प्रवेश करने के बाद आखिर ये करता क्या है जिसके कारण हम लोग की मौत होती है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि सबसे पहले कि इसका प्रकार कितना है, अभी खास करके इंडिया में इसका कितना वेरिएंट है, कितना टाइप है, कितना स्ट्रेन है, कितना प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे, और ये समझना तो बहुत जरूरी है क्योंकि यही सबसे बड़ा जो कमीना है ना, ये यही आरएनए है, ठीक है। यही हम लोग को मौत की घाट उतार देता है, ठीक है। तो ये इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि यही वो इसका खजाना है। यही खजाना से हम लोग के सिस्टम को एकदम, हम लोग के कोशिका का जो नॉर्मल फंक्शन होता है, हम लोग का जो सेल होता है, हम लोग की जो कोशिका होती है, उसका सामान्य जो कार्य होती है, वो पूरी तरीके से ये उनको एकदम ध्वस्त कर देता है, ठीक है। तो ये जब ध्वस्त कर देगा तो हम लोग की कोशिका सामान्य रूप से काम कर नहीं पाएगा और फिर हम लोग की मौत हो जाएगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस का कितना वेरिएंट होता है, टाइप इसका कितना होता है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका ये जानते हैं, टाइप्स ऑफ कोविड वेरिएंट्स इन इंडिया। भारत में कोविड का यानी कोरोना वायरस का कितना वेरिएंट है, या सीधी सी भाषा में जाने तो भारत में जो अभी कोरोना वायरस इफेक्टेड है, तो भारत में कितने तरीके का कोरोना वायरस अभी तक पाया गया है, ठीक है। हो सकता है आगे अभी जैसे कर रहा है कि कोरोना का तीसरी लहर आएगी, तो हो सकता है कि और म्यूटेशन होगा और परिवर्तन होगा, तो और प्रकार बढ़ेगा, ठीक है। यह अनुमान, ये देखिए सबसे पहला जो इसमें भारत में जो अभी प्रकार है वो कितना प्रकार है, 3-4 प्रकार है भारत में। सबसे पहला है यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस क्या मतलब इसका हुआ, यानी कि ये जो साधारण सा जो पहले का जो कोरोना वायरस था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ क्या, उस कोरोना वायरस के आरएनए में ये सबसे बड़ा जो चीज़ है, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हो गया होगा, ठीक है, इसमें कुछ बदलाव आया। अब क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है, देखिए एक वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करना मुश्किल बात है,
ठीक है। तो हम पार्ट बाय पार्ट बताते जाएंगे आपको। आज एक तरीके से हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, उसके बाद हम लोग बहुत डीप स्टडी करेंगे और बेहतरीन से हम लोग समझ जाएंगे, कई दिक्कत नहीं होगा। आखिर ये बदलता कैसे होगा, अभी आप सीधा समझिए कि ये बदल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं बदला हुआ। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक सामान है, ठीक है, और पूरे सामान में बीच का कुछ चीज़ बदल दीजिए, ठीक है, तो वो पहले का जो सामान था उससे अलग दिखाई देने लगेगा। फिर उसमें कुछ बदलाव कर दीजिए और अलग दिखाई देने लगेगा। नहीं तो प्रकार क्या होगा, अलग अलग टाइप का हो गया। जैसे मोटरसाइकिल होता है, क्या कहता है, उसका अलग अलग मॉडल, वही 2 चक्का होता है, वही उसमें वही गियर होता है, उसमें वही क्लच होता है, उसमें एक्सीलेटर होता है, लेकिन मॉडल क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ बदल देता है, अलग अलग मॉडल हो गया, ठीक है। तो कोई स्पीड चलने लगता है, कोई थोड़ा सा स्लो चलता है, बहुत सारी बातें होती हैं इस तरीके की। तो ये भी क्या होता है, ये एक बदलाव होता है, ये बदलता है। यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस मतलब कि ये एक ऐसा कोरोना वायरस है, यानी जो साधारण कोरोना वायरस था, तो यूनाइटेड किंगडम वाले देश में जो कोरोना वायरस था उसके आरएनए में कुछ म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन एक बायोलॉजिकल भाषा है, सरल भाषा में समझिए। इसमें बीमारी पैदा करने वाले में, जान मारने वाले में इसमें जो है ना कुछ बदलाव आ गया। जब इसमें कुछ बदलाव आ गया तो ये थोड़ा बदल गया इसका। और ये बदलाव कहाँ के वायरस में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में जो वायरस पाया जा रहा था वहां पर यह शुरुआत हुई थी। इसलिए बदलाव जो बदला उसका नाम रख दिया यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस, ठीक है। दूसरा है साउथ अफ्रीका कोरोना वायरस। साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे कोरोना वायरस जो मौजूद थे, उस साउथ अफ्रीका के कोरोना वायरस के भी आरएनए में कुछ चेंजेस देखा गया, इसमें परिवर्तन देखा गया, वहां भी म्यूटेशन हुआ, उसका नाम तब रख दिया गया साउथ अफ्रीका कोरोना वायरस। ब्राजील में भी कुछ म्यूटेशन हुआ, वहां जो वायरस मौजूद थे उसके आरएनए में भी कुछ परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन जो हुआ, जो नया वाला बना, उसका नाम रख दिया ब्राजील कोरोना वायरस। हालांकि इसका अलग से B1 B7 सब किया गया है फॉर्मल नेम। डबल म्यूटेंट कोविड, ये इंडिया, ये जो डबल म्यूटेंट कोविड जो है, ये जो है ये इंडिया में पाया गया है डबल म्यूटेंट कोविड कोरोना वायरस, ठीक है। डबल म्यूटेंट यानी कि इसमें जो म्यूटेशन है डबल, दो बार इसमें म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस। जैसे कि एक बार म्यूटेशन हुआ, एक बार परिवर्तन हुआ तो बना, एक बार फिर उसमें परिवर्तन हो गया तो नया बन गया, यानी 2 बार परिवर्तन हो गया ओरिजिनल से, ठीक है। ये क्या हो गया, डबल म्यूटेंट कोविड, यानी कि लेकिन लेस डेंजरस, इससे ज़्यादा मौत नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर मौत हो रही है, ये डबल म्यूटेंट कोविड जो है, ये जो सैंपल मिला है वो महाराष्ट्र से मिला है, दिल्ली से मिला है और पंजाब से मिला है, ठीक है। ये डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस, लेकिन उससे उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, इससे उतना ज़्यादा खतरा हम लोग को नहीं है। ये जो है सबसे बड़ा अभी जो इंडिया में जो हाहाकार मचा के रखा हुआ है, ये रखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस, जो कि इंडिया में एकदम डोमिनेंट है, पूरा प्रभावी है। ज़्यादातर केस जो है इंडिया में जो मिल रहे हैं वो इसी से मिल रहे हैं। सब पर अगर आप एक नज़र डालिएगा तो सबसे पहला अगर आप देखिएगा इसमें से, तो देखिए इंडिया में लगभग 1109 सैंपल जो मिला है, यानी कि सैंपल का मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत सारे कोरोना वायरस के रोगी हैं, ठीक है, तो उसमें ये पता करने का कोशिश किया गया कि भाई इसमें कौन सा कोरोना वायरस है, ये जो बदला है कोरोना वायरस, उस बदला हुआ वाला में कौन सा है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम वाला है, साउथ वाला है, साउथ अफ्रीका वाला है, कि ब्राज़ील वाला है, कि डबल म्यूटेंट कोविड है, कौन सा ज़्यादातर पेशेंटों में। तो ज़्यादातर पेशेंटों में लगभग बहुत सारे पेशेंट पर ये जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया, लगभग जो सैंपल जुटाया उसने 1109 सैंपल जो मिला उसमें वो मिला आपका यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस का, और लगभग 79 सैंपल जो मिला वो साउथ अफ्रीकन का मिला। इसका जो सैंपल मिला, सबसे ज़्यादा सैंपल किसका मिला, 1109 सैंपल जो मिला, 1109 सैंपल, यानी मरीज पर जब ये रिसर्च किया गया, देखते हैं कितना कौन सा वायरस है इसमें। तो ज़्यादातर मरीजों में जहाँ 1109 यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस मिल रहा था, तो इसी अनुसार में, यानी इसी के साथ जब किया जा रहा था, मतलब ये देखा जा रहा था कि इसमें कौन सा वायरस है,
तो साउथ अफ्रीका का केवल कितना मिला, 79 मिला। ठीक है, ये कितना मिला, केवल 79 मिला। और ब्राज़ील का जो है ये केवल 1 मिला, 1 ही सैंपल मिला। और डबल म्यूटेंट जो है ये बहुत कम लेस डेंजरस है। तो सबसे ज़्यादा सैंपल कौन सा मिल रहा है, यूनाइटेड किंगडम का मिल रहा है। ठीक है, जहाँ 1109 लोग पीड़ित हैं यूनाइटेड किंगडम वायरस से, तो उनमें से साउथ अफ्रीकन इस रेशियो से बहुत कम है, केवल 79 है। ठीक है, और ब्राज़ील तो लगभग नहीं है, डबल म्यूटेंट है, लेकिन ये क्या है, लेस डेंजरस है। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं होता है, इससे मतलब मौत बहुत कम, नहीं के बराबर। ठीक है, ये कम डेंजरस है। ठीक है, बहुत कम डेंजरस है ये। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस का टाइप है। तो अभी बवाल कौन मचा के रखा है, तो बवाल मचा के रखा है यूके कोरोना वायरस। ठीक है, यूके कोरोना वायरस। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर कोई भी कोरोना वायरस होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर डालता है, सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव डालता है, तो ये हम लोग के फेफड़ा को खराब करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। यानी हम लोग जहाँ से सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने वाला जो नली वगैरह होती है और जो हम लोग का फेफड़ा है, हम लोग का जो लंग्स है, उसी को बर्बाद करता है। इसीलिए इसका नाम ही है इस वायरस, यानी कोरोना रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, सार्स कोविड के कारण होता है। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर मतलब बहुत ज़बरदस्त रोग कह सकते हैं इसको हम लोग, यानी कि बहुत रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र का एक गंभीर रोग होता है इसमें। सिंड्रोम शब्द का मतलब होता है बहुत सारे बीमारियों के समूह या लक्षण को सिंड्रोम कहा जाता है। यानी कि जब आपके शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश कर जाए और कई बीमारी के लक्षण आपको दिखाई देने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंड्रोम। तो ये सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सांस से संबंधित, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़ा में जाता है, ट्रैकिया होता है, श्वसन नलिका होती है। ठीक है, इसको समझिए एक तरीके से एकदम ध्वस्त कर देता है, ये ख़त्म कर देता है, और जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी की मौत हो जाती है। लगभग 75% से ज़्यादा लोग इससे लड़ लेते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी बातें करेंगे, अलग अलग पार्ट में करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कि आखिर ये जो कोरोना वायरस है, ये ट्रांसमिशन इसका शरीर के अंदर कैसे होता होगा, इसका जर्नी कैसे, ये शरीर के अंदर जो है किसके थ्रू, किसके द्वारा हम लोग के शरीर के अंदर ये प्रवेश कर सकता है, वो कौन सी शरीर में मतलब के अंग है जिसके द्वारा ये हम लोग के शरीर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो देखिए, हम लोग के शरीर में अक्सर जो ये प्रवेश करता है वो किसके द्वारा, देखिए ये हम लोग के शरीर में नाक हो गया, मुंह हो गया, आईज हो गया। ठीक है, ये सब के द्वारा ये प्रवेश कर सकता है। ज़्यादातर हम लोग के नाक और मुंह के द्वारा प्रवेश करता है ये। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं आगे, ट्रांसमिशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन। देखिए, ये हम लोग के शरीर में जो प्रवेश करता है वो किसके द्वारा करता होगा, शरीर में प्रवेश, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी में ये कैसे प्रवेश करता होगा, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कह सकते हैं हम लोग। देखिए, हम पहले ही बोले थे कि बायोलॉजिकल भाषा का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे ताकि सिंपल रूप से समझ सके हर आदमी। शरीर में ये प्रवेश कैसे करता है, ठीक है, किसके द्वारा ये कर सकता है। तो सबसे पहला जो है भैया, ये नोज, नाक से ये प्रवेश कर सकता है ज़्यादातर। माउथ, मुंह से ये प्रवेश कर सकता है, नाक से करेगा, माउथ मुंह से करेगा। आईज भी इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं।
ठीक है। और ये जो इसका रास्ता है, ये नाक, मुंह, आँख जहाँ से भी हो, तो ये नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा ये एक्चुअली कहाँ चला जाता है, ये लास्ट में जो जाता है ये हम लोग के फेफड़ा में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, ये हम लोग के फेफड़ा में। फेफड़ा में ये कहाँ पर जाता है और फेफड़ा को ये बर्बाद कैसे करता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं हो पाएगा, अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे आखिर ये फेफड़ा के अंदर प्रवेश करता है तो फेफड़ा में कहाँ प्रवेश करता है, ठीक है, फेफड़ा में कहाँ प्रवेश करता है और कैसे प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद ये फेफड़ा में ऐसा क्या करता होगा जिसके कारण हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम लोग को नहीं मिल पाती है तो इससे फिर हम लोग की मौत भी हो जाती है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये नाक के द्वारा प्रवेश करता है, माउथ के द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए हम लोग को मास्क पहनना चाहिए हमेशा। देखिए भाई, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, जैसे देखिए अगर ये दूरी अगर हम लोग बना के रखें 5 से 6 फीट की अगर दूरी बना के रखते हैं तो ये वायरस जो है कांटेक्ट में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो संक्रमित व्यक्ति हैं जिसको कि कोरोना वायरस है, ठीक है, समझिएगा, जिसको कोरोना वायरस है उसके शरीर में, जिसको कोरोना का रोग हो चुका है तो उसके शरीर में बहुत सारे कोरोना वायरस मौजूद होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अगर वो व्यक्ति छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स होता है, जो स्नीजिंग, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छींकते हैं ना हम लोग, तो छींकने के बाद पानी की तरह निकलता है ना बूंद बूंद, उसमें बहुत सारा वायरस निकलेगा और वो अगर आपके नाक के पास चला गया, ठीक है, आपके मुंह के पास चला गया तो आप फिर सांस लीजिएगा, आपके मुंह से फिर आपके अंदर चला जाएगा वो। तो ये एक कांटेक्ट जो होता है ना, ये कांटेक्ट, ये जो कांटेक्ट है इसके कारण बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैलता है, इसीलिए लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन लगाने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए लॉकडाउन जब लगाया जाएगा तो हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में पैक हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है, कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो वो वहीं तक सीमित रहेगा, ठीक है, वो अब मार्केट में नहीं आएंगे, ये वो भीड़ भाड़ वाले में नहीं आएगा, चूंकि लॉकडाउन लगेगा भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो क्या होगा, उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस फैलने की उम्मीद बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लेते हैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कोई संक्रमित व्यक्ति आपके बगल से गुजर रहा है, 6 से 7 फीट की दूरी नहीं है, अगर वो छींक दिया तो वो जो ड्रॉपलेट्स होगा, जो नाक से पानी निकलेगा, ठीक है, बूंद के रूप में, वो आप पर पड़ेगा और आप एकदम 100% इन्फेक्ट हो जाइएगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मास्क लगाते हैं तो ये सारे चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है, और हम लोग लगभग 50 से 60-70% उम्मीद है कि हम लोग बच जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बुरी खबर ये है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बुरी खबर है कि अब ये वायरस एयर से भी फैल रहा है, ठीक है, ये बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वायरस अब जो है हवा से भी फैल रहा है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो पर्सन छींकेगा, अब कोई आदमी नहीं है वहाँ, तो ये वायरस हवा में रहेगा और वो हवा के द्वारा भी आपके नाक में प्रवेश कर सकता है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग को मास्क पहन करके ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा भाई, सोने में भी मास्क पहनना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कहाँ पर वायरस हो, आप जैसे मास्क हटाइएगा आपके अंदर चला जाएगा, लेकिन इससे साइंटिस्ट जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इससे मतलब ये नहीं है कि ये मतलब इससे साइंटिस्ट का मानना अलग अलग, साइंटिस्ट का अलग अलग ये है, अभी सब इस बात को नहीं मान रहा है बहुत सारे साइंटिस्ट कि वायरस जो है हवा के द्वारा भी फैल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि अब ये हवा के द्वारा भी फैलेगा और एयर कांटेक्ट में भी जो व्यक्ति है, एयर कांटेक्ट में तो हर व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा भाई, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एयर कांटेक्ट से जब होना शुरू हो जाएगा तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई मास्क काम नहीं करेगा, कोई लॉकडाउन काम नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं, ठीक है, देखिए ऐसा हो न। चलिए
अब हम लोग ये भी बात कर लेते हैं, तो ये तो हम लोग बात किया कि ये हम लोग के नाक मुंह से कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है और फेफड़ा को ये डैमेज करता है। ठीक है, अब हम लोग ये करते हैं कि कोरोना वायरस का लक्षण, अगर आपको कोरोना हो गया है, आपके शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं है, जिसको कोरोना वायरस है या जिसको नहीं है, हम लोग कैसे समझेंगे कि हमको कोरोना बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका कुछ लक्षण आपको शरीर में दिखाई देगा। आइए हम लोग ये जानते हैं कि इसका कौन कौन सा लक्षण होता होगा। ठीक है, देखिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मेन क्लास तो पार्ट 2 पार्ट 3 जो पार्ट हम बनाएंगे वहाँ पर देंगे, वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे कि ये आखिर शरीर में कैसे प्रवेश करता है, ये स्पाइक प्रोटीन है क्या, ये कैसे प्रवेश कराता है, फेफड़ा को आखिर कैसे डैमेज करता है, फेफड़ा में ये क्या करता होगा, क्यों ऑक्सीजन का लेवल हम लोग में कम हो जाता है, क्यों ऑक्सीजन की कमी से हम लोग मर जाते हैं। इसमें केवल फेफड़ा मतलब कि ऑक्सीजन की कमी से केवल फेफड़ा बीमारी से, फेफड़ा डैमेज होने के कारण ही व्यक्ति नहीं मर रहे हैं, हार्ट अटैक भी इसमें हो जाता है, इसमें किडनी भी खराब हो सकता है। तो ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे कि हम लोग के शरीर के किस किस अंग पर ये अटैक करता है, किस किस अंग को प्रभावी करता है। हार्ट अटैक पर्सन जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसके लिए बहुत बड़ा खतरनाक होता है। देखिए हम डरा नहीं रहे हैं, हम सही बात बोल रहे हैं, आगे क्लास में हम आपको बता देंगे, आगे हम बताएंगे कि हार्ट अटैकिंग जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, ठीक है, उसके लिए बड़ा खतरा हो जाता है। ये जो है ना, ये कई चीज़ों को, ये खाली लंग्स को ही बर्बाद नहीं करता है, फेफड़ा बर्बाद करता है, ये हम लोग के नाक के अंदर अंदरूनी भाग जो होता है उसको बर्बाद करता है, हम लोग का जो ट्रैकिया होता है उसको बर्बाद करता है, हम लोग का लीवर होता है उसको बर्बाद कर सकता है, ये हम लोग का जो किडनी होता है उसको ये बर्बाद कर सकता है, हम लोग का जो आंत होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसको ये बर्बाद कर सकता है, हम लोग के ब्रेन को भी ये प्रभावित करता है। मतलब हम लोग कन्फ्यूजिया जाएंगे इसमें। कोरोना वायरस जिसको होता है वो व्यक्ति जो है कन्फ्यूजिया जाता है कि हम क्या किए थे, नहीं किए थे, किए थे, बुल लागत करने लगता है, समझे। तो ये उसको भी खत्म कर दे, मतलब कि वायरस ये जो है हम लोग के दिमाग पर भी असर ये डालता है। ठीक है, आखिर ये भी हम लोग सवाल ढूंढेंगे इसमें कि आखिर ये वायरस इसी सब जगह को अटैक क्यों करता है, हम लोग के पैर को अटैक क्यों नहीं करता, हम लोग के हाथ को अटैक क्यों नहीं करता है, हम लोग के बाहरी चमड़ा को खराब क्यों नहीं करता है। ठीक है, यानी कि आखिर क्यों इसका अटैक वहीं पर होता है, ये भी बात हम लोग समझेंगे। लेकिन आज हम लोग एक तरीके से इंट्रोडक्शन वाला बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको ना भूलना भाई, यही सलाई रेंच जो है ना, यही सलाई रेंच सबसे बड़ा है, यही है, यही वो जल्लाद है जो हम लोग को मार देता है, यही धागा के तरह संरचना, बड़ा रहस्य है इसके अंदर छुपा हुआ। इस धागा के तरह संरचना के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर आपको हम वैक्सीन के बारे में भी बताएंगे कि वैक्सीन लेते हैं तो हम लोग को कोरोना क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, जांच के बारे में भी बताएंगे, आपको इलाज के बारे में भी बताएंगे, घर में भी आप इलाज कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे आपको पार्ट बाय पार्ट, एक दिन में नहीं हो सकेगा। ठीक है, आइए हम लोग ये जानते हैं इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है, इस बीमारी में आप कैसे समझिएगा कि हम प्रभावित हैं इससे, कोरोना वायरस से या नहीं है, इसका क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। ठीक है, देखिए जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हम लोग को फीवर हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, थकान हो सकता है। देखिए हम लोग को सबसे पहले फीवर आ सकता है, इसमें हम लोग को बुखार आता है। हम लोग दूसरा नंबर अगर बात करें तो इसमें ड्राई कफ। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ठंड, हिंदी में लिख दे सब क्या, चलिए फीवर तो आप समझते होंगे, ड्राई कफ का मतलब हो गया सूखा खांसी, सूखा खांसी हो सकता है, इससे हम लोग को थकान महसूस होगा, हम लोग को गले में खराश हो सकता है, गले में खराश, डायरिया, आँख आना, सिर दर्द, डायरिया हो सकता है, आँख आ सकता है,
सिर दर्द हो सकता है, स्वाद यानी टेस्ट, स्वाद एवं गंध का पता न लगना। ये तो साधारण लक्षण हो गया। अब गंभीर लक्षण की अगर हम लोग बात करें, देखिए गंभीर लक्षण सबसे पहला होता है सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना। सांस लेने में दिक्कत, या सांस फूलना। चेस्ट में दर्द या दबाव, देखिए समझिएगा। देखिए इसमें जो साधारण लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, यानी कि आप ये कैसे समझ सकते हैं कि हमको कोरोना वायरस अटैक किया है, यानी कि हम कोविड से प्रभावित हुए कि नहीं हुए, हमको कोरोना रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझना चाहिए। तो ये लक्षण है जो साधारण लक्षण जो है। देखिए ये भाई, अब आपको दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये सब तो होते रहता है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको कोरोना हो गया। एक बात दिमाग के भैजा में घुसा लीजिएगा। ठीक है, कोरोना वायरस का लक्षण वही लक्षण होता है जो कि सदियों से हम लोग को बीमारी में लक्षण होते रहा है। जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह जो होती है ना, सर्दी खांसी साधारण लक्षण, वही लक्षण इसका भी है। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या बोलते हैं गांव में हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है ना, हाँ बुखार आया ना, अब तो कोरोना हो गया हमको। आजकल का डॉक्टरों पगला गया है। ठीक है, सबको कोरोना हो गया है, जरा सा बुखार होता है तो कोरोना टेस्ट लिख देता है। अरे भैया वही लक्षण है कोरोना वायरस का भी। अगर आपको हो जाएगा ना तो पूरा खानदान आपका मिट जाएगा, पूरा बाल बच्चा उतरू बुतरू जो है ना सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए बच के रहिए, बच करके। ठीक है, और ज़्यादा अटबोकरी कीजिएगा ना तो पूरा 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 मोहल्ला का मोहल्ला खत्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा परहेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेस्ट कराने में क्या लगता है, टेस्ट कराने में क्या पैसा लगता है घर से? अगर ये सब है तो टेस्ट कराइए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अब देखिए ये भी अफवाह है, टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो पॉजिटिव ही निकाल देता है।
हाँ पॉजिटिव निकाल देता है, चूँकि सरकार के पास जो है ना वो बेड बहुत ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है ना आपको देने के लिए, वो ज़बरदस्ती आपको पॉजिटिव निकाल देगा। बताएंगे हम, ये भी आपको हम बताएंगे कि आखिर टेस्ट को गलत हम साबित क्यों नहीं कर सकते। ये हम जब बताएंगे ना तब दिमाग का बत्ती खुल जाएगा कि नहीं, कोरोना का जो टेस्ट होता है वो एकदम 100% सही टेस्ट होता है। ठीक है, हाँ गलत की संभावना है, 2 से 2.5% गलत की संभावना है, लेकिन ये बहुत कम है, नहीं के बराबर होती। अभी आप लक्षण को देखिए, और अगर ये सब लक्षण हम लोग को मिले तो हम देखिए, इसमें से कुछ साधारण लक्षण है और कुछ लक्षण जो इसमें से है वो गंभीर लक्षण है। ठीक है, तो हम लोग को टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट फ्री में होता है। ठीक है, RT-PCR टेस्ट हम लोग को लिए कराना चाहिए, जिससे कन्फर्मेशन होता है। कोरोना हो भी क्या तो घबराने की बात नहीं है। देखिए एक बात है, हम लोग के बॉडी में भी कोरोना को मारने के लिए एक से एक बम है, समझे ना, एक से एक हथियार है हम लोग के शरीर में कोरोना को मारने के लिए। नहीं तब ये कैसे होता है कि 100 आदमी को कोरोना आता है, 10-20 ठो मरता है, बाकी कैसे ठीक हो जाता है। तो हम लोग के बॉडी में भी हथियार है, इसीलिए उतना डरने उड़ने का कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, दूसरे को भी सुरक्षित रखिए, समझ गए। तो वो वाला बात नहीं भाई हमको कुछ नहीं होगा, क्या होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। ये कोई भी मतलब कि आपको कोई भी समाज ये अलाउ नहीं करेगा कि आपको कोरोना है तो आप सबको फैला दीजिए, या कोई भी धर्म भी आपको ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, क्या रही हो तो आप सबको फैला दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं लक्षण। कहता है इसमें फीवर आता है, सही बात। अब कहिएगा फीवर तो बहुत सारा चीज़ में होता है, हमको क्या कोरोना हो गया? कोरोना में भी फीवर होता है, आपको मलेरिया में भी फीवर होता है, टाइफाइड में भी फीवर होता है। तो आप डॉक्टर को बोलिएगा हाँ हमको टाइफाइड हो गया, अब नहीं मलेरिया कहे नहीं हुआ, गजब बात है भाई। जब उसका लक्षण है तो लक्षण है। ठीक है, फीवर हो सकता है, इसमें सूखा खांसी होता है, ड्राई कफ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, टायर्डनेस हो सकता है, थकान महसूस होगा आपको, गले में खराश आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डायरिया हो सकता है, इससे डायरिया यानी कि दस्त होगा, पतला पखाना वगैरह सब इसमें हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस इंटेस्टाइन पर भी अटैक करता है, आंत पर भी अटैक करता है, जहाँ पर हम लोग का भोजन वगैरह पचता है ना उस पर भी ये हमला कर देता है, और भोजन को पचाने में फिर प्रॉब्लम होने लगता है, दिक्कत होने लगता है, तो जिससे हम लोग को पतला पखाना सब होने लगता है। डायरिया होगा तो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी इलाज नहीं कराइएगा तो। ठीक है, तो ये जो है ये डायरिया होता है। इसमें आँख आना, आँख में इसमें 2 इफेक्ट देखा गया है आँख पर। ये जो हम लोग का आई लीड होता है, आई लीड का ये जो अंदर का भाग होता है, ये जो आई लीड है, ये ऊपर वाला नहीं, आई लीड का ये जो अंदर का भाग होता है ना वो उसमें जलन होने लगता है आँख में, और ये सब पार्ट में भी, आँख के दूसरे भाग में भी जलन वगैरह सब होता है। सिर दर्द होता है, देखिए सिर दर्द हर बीमारी में होता है, इसमें भी होता है। ये देखिए ये बड़ा खतरनाक है भाई, स्वाद एवं गंध का पता न लगना। जब यानी कि आपको धीरे धीरे इन्फेक्ट जब आप होइएगा, संक्रमित होइएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप कुछ खाइएगा ना आपको समझे में ना आएगा, कोई स्वादे न लगेगा, आपको कुछ टेस्टे न लगेगा, और ना आप सुनिएगा पता चलेगा ये कैसा है, कड़वा है कि तीता है कि मीठा है कि खुशबू है कि कैसा है, ये सब पता इसमें नहीं चलने लगता है, स्वाद एवं गंध का पता नहीं लगने लगता है। ये इन्फेक्शन के कुछ दिन के बाद होने लगता है ये सब लक्षण। लेकिन सबसे गंभीर लक्षण है सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, और छाती में, चेस्ट में दर्द होगा, और ऐसा लगेगा छाती में भारीपन है, पूरा दबाव बना हुआ है छाती पर। ऐसा सब कंडीशन आए तो आप एकदम तुरंत जा करके टेस्ट कराइए, और सांस लेने में दिक्कत आ गया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती। ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गंभीर अगर आप नहीं हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग घर में भी दूर कर सकते हैं इस ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा सांस फूलने लगा, तब तो आपको ऑक्सीजन आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम है तो इसका एक तरीका है जो उससे घर में भी हम इसको पूर्ति कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, और बताएंगे हम आपको वो कौन सा एक्सरसाइज होता है जिससे इसकी पूर्ति हो सकती है। ये भी हम लोग कर सकते हैं कि घर में ही ये पता कर सकते हैं कि अगर हम कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, हमको कोरोना है, मेरा फेफड़ा कितना काम कर रहा है, ये भी हम पता कर सकते हैं घर में, बिना किसी मशीन का,
बिना किसी मशीनरी का, बिना किसी मशीन का, बिना ऑक्सीमीटर मतलब किसी चीज़ का हम पता कर सकते हैं कि मेरा फेफड़ा कितना काम कर रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको लगाना पड़ेगा, ऑक्सीमीटर, सॉरी बिना मशीन का बोल दिया, एक ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीमीटर को सिर्फ नाप के आप पता नहीं लगा सकते, कुछ उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, उसके बाद आप नापिएगा, तब मापिएगा, तब आपको पता चलने वाला है कि आपका फेफड़ा कितना काम कर रहा है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, छाती पर दर्द हो, छाती में दर्द हो सकता है, इसमें हमेशा दबाव बना हुआ रहेगा। अब ये सब चीज़ें कब दिखाई देगी हमको, ये जब कब दिखाई देगा, जैसे आज अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस चला गया है, आज आपके शरीर में अगर कोरोना वायरस घुसा है तो संक्रमित होने के 5 से 6 दिन में लक्षण दिखाई दे। आज जैसे गया ना तो 5-6 दिन के बाद ये सब लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा। ये लक्षण बहुत गंभीर है भाई, ये बहुत बहुत गंभीर लक्षण है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है 14 दिन में लक्षण दिखाई देता है, कभी कभी 14 दिन में लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग यहाँ तक आज देखें। अगले क्लास, अगले वीडियो में हम आपको और बताएंगे कि इससे आगे कि कैसे ये सब अंदर जाता है, कैसे आखिर फेफड़ा वगैरह को कैसे संक्रमित करता होगा, कैसे मारता है फेफड़ा को, क्यों हम लोग की मौत हो जाती है, हम लोग के शरीर में जो बॉडीगार्ड है हम लोग का, जो हम लोग का हथियार है शरीर के अंदर, वो इस पर क्यों नहीं काम कर पाता है या वो कैसे काम करता है, ये सब बात हम आपको बताएंगे। एक बात और हम बता दें, हम लोग को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए भैया हमेशा। ठीक है, सैनिटाइजर जो होता है ना, सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर जो होता है ना, ये सैनिटाइजर अगर हम लगाते हैं ऐसे, और अगर हम लोग के हाथ में कोरोना वायरस अगर होगा तो सैनिटाइजर लगा के ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये देख रहे हैं, ये सलाइरेंचवा देख रहे हैं, इसी को बर्बाद कर देता है सैनिटाइजर। ठीक है, सैनिटाइजर जो होते हैं ना, सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होता है, वो इस स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर देता है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक जो प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन जो है, ये सब स्पाइक प्रोटीन जो है इसी को खत्म कर देता है सैनिटाइजर। ये सब खत्म कर देगा सैनिटाइजर, ये सब को खत्म कर देगा। जब ये सैनिटाइजर इसको खत्म कर देता है तो अब ये हम लोग के कोशिका में घुस ही नहीं पाएगा, इसी के सहारे ये फड़फड़ा रहा था ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसका यही कौन पकड़ के मचोड़ देंगे ना, तब ये क्या होगा, ये हम लोग के कोशिका में जा ही ना पाएगा, हम लोग के सेल में जा ही ना पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा तो ये हमको बीमार कैसे करेगा। तब ये जो है ना, ये इसका ये जल्लादे नहीं पहुंच पाएगा हम लोग का, क्योंकि यही स्पाइक प्रोटीन है जो इसको घुसवाता है, जाओ फेफड़ा के अंदर उसको मारो जा करके। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग सैनिटाइजर लगाते हैं ना, तो सैनिटाइजर क्या करता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, सलाइरेंचवा है, जो कि इसको घुसाता है उसके अंदर में, इसी को ये खत्म कर देता है। तो अब कैसे घुसेगा ये, इसीलिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये सब हम लोग को जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी होता है। सैनिटाइजर पर और एक वीडियो हम बना के आपको देंगे, क्या कैसे आखिर इसको मारता होगा वो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आप दबाइएगा, तो एक होगा पार्ट 2 जब बनाएंगे तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, थैंक यू।